गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो क्लास है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेवल 2 है। इसके अंदर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी और बहुत प्यार से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप जो है इस चीज को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ और आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब आप ये देखिए, स्क्रीन पर मैंने दो कुंडली रखी हुई है। एक को कहा है हमने D1, दूसरी को कहा है D9। ठीक है, मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता। एवरीवन हैज ए राइट टू आस्क ए क्वेश्चन डायरेक्टली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मेरा, और जब तक नहीं समझ में आता मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं शरीर, D1 को, और D9 को आत्मा बोलते हैं। ये बड़ा ध्यान से समझना जरूरी है हमको। D1 हमारा शरीर है, D9 हमारी आत्मा है। तो आत्मा के अंदर ग्रह कैसा बैठा है, आप किस तरह से लेकर के चीजें आए हैं, वो भी चीज बताई जाएगी अच्छे से। अब पहले यहां से शुरुआत करते हैं छोटे से पॉइंट से। यहां मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, तो इसका स्वामी बना बुध। कौन बना? बुध, लगना लॉर्ड। ठीक है, और यहां पर नमांश बना, इसका स्वामी बना बृहस्पति। हम लोग एजम्पशन बेस पर चल रहे हैं। एजम्पशन बेस मतलब समझाने के एंगल से। तो बृहस्पति बना, यानी D1 का लगना लॉर्ड और D9 का लगना लॉर्ड अगर स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये भी आना चाहिए हमको। स्ट्रांग का मतलब है अपनी राशि में उच्च का होना, मित्र की राशि में बैठना, बिना पाप प्रभाव के होना, उस ग्रह को स्ट्रांग ग्रह कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रह का उच्च राशि में बैठना, ग्रह का स्व राशि में बैठना सेल्फ साइन में, ग्रह का मित्र राशि में बैठना और बिना पाप प्रभाव के बैठना, उसको स्ट्रांग कहते हैं। तो समझो आप पिछले जन्म में मोती दान करके आए हैं, इस जन्म में आपको कोई धक्के नहीं खाने हैं, बड़ा इजीली लाइफ स्मूथली चल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चल के मैं मिटाता जाता हूं, इसलिए स्टूडेंट आपको वो खिचड़ी पक जाएगी तो समझ नहीं आएगा। मान लीजिए आपके यहाँ पे राहु है, बाई चांस D9 में भी राहु है। राहु का अर्थ होता है इच्छाएं। एक सेकेंड, इच्छाएं अर्थात आप पूर्व जन्म से इतनी सारी इच्छाएं लाए हुए हैं और आपके जन्म होते रहने हैं, क्योंकि आप अनलिमिटेड इच्छाएं लाए हैं। राहु मीन्स, इसको हम ऐसे भी कहते हैं डिजायर, दैट शोज द डिजायर। डिजायर या इच्छाएं लेकर आए हैं तो वो कैरी ऑन होती चली जाएंगी, आप किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। सिंपल, बड़ा आसान है। राहु का आ जाना, इवन अगर यहाँ नहीं है यहाँ है तब भी इच्छाएं बहुत हैं आपके पास, क्योंकि ये आत्मा है ना, वही D9 हमारी आत्मा के अंदर बहुत सारा है। बहुत सारा सामान पड़ा है हमारी आत्मा के अंदर, हमने कई इच्छाएं रखी हुई हैं। अब हम चलते हैं और पॉइंट पर, D1 अगेन D9। यहां पर 1 से लेके 12 लगन बनेंगे। क्लियर? 12 लगन बनेंगे। कहने का क्या हुआ, किसी का मेष लगन का नमांश हो सकता है, किसी का वृष का, किसी का मिथुन का, इसी तरह 12 लगन तक हम पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए मकर का हुआ, कुंभ का हुआ, मीन का हुआ। तो मीन का नमांश सबसे उत्तम कहलाता है। ऐसा जातक बहुत अच्छे दिल का होता है, ऐसा कहा जाता है। बाकी प्लैनेट्स को देखना वो अलग चीज है, बट नमांश लगना के अंदर समवन इज हैविंग Pisces नमांशा, इट मीन द पर्सन इज वेरी नाइस एंड जेंटल। ठीक, ये सिंपल सी बात होगी। अब एक और चीज बताते हैं, फिर से आते हैं D1 और D9 पर। अब मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, उसका स्वामी जो हुआ बुध हो गया, नंबर 1। नंबर 2, मान लो किसी का वृष लगन हुआ, उसका स्वामी शुक्र है। तो यहां पर हमने कहीं पे भी हमें देखा कि चंद्रमा की राशि होती है 4 नंबर, यानी कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा होता है। मान लीजिए ये बुध
बैठ गया लगन का स्वामी, मिथुन लगन है, उसका स्वामी बुध है। मान लीजिए शुक्र बैठ गया जो कि टॉरस लगन का स्वामी है, लगन का। अगर लगन का स्वामी चंद्रमा की राशि में बैठा है तो इसका अर्थ है कि आदमी में चंचलता है, उसके स्वभाव में चंचलता है, क्योंकि ये आत्मा है। बार बार ध्यान रखें, आत्मा में क्या पड़ा है वो हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई भी D1 के और D9 में जितने भी ग्रह हैं, सारे कोई भी ग्रह यहाँ पर, सारे के सारे ग्रह अगर तो मित्र राशि में बैठे हैं तो कुंडली बहुत अच्छी है, आपका लाइफ बड़ी अच्छी है। अगर शत्रु राशि में बैठे हैं ग्रह ज्यादा तो पीड़ा है, नीच का है तो फिर तो और परेशानी हो गई आपकी। बात क्लियर, सिंपल सा समझना है हमको। मित्र राशि में नमांश में जाके ग्रह बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है कि उनकी दशाएं अच्छी जाएंगी उस ग्रह की। मान लीजिए मित्र के अलावा और अच्छी श्रेणी आ जाती है उच्च राशि, उच्च राशि में बैठा है तो दशा बड़ी अच्छी जाएगी। मित्र राशि में जा गया है तो दशा अच्छी जाएगी, शत्रु में गया है तो दशा खराब, नीच में है तो दशा खराब। इस तरह से हम लोग इसको आराम से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, फिर से लिख देता हूं D1 एंड D9। देखिए वर्गोत्तम शब्द को आप समझिए। वर्गोत्तम, वर्गोत्तम शब्द में क्या होता है, एक होता है भाव वर्गोत्तम, दूसरा होता है राशि वर्गोत्तम। ये दो प्रकार के वर्गोत्तम होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये मिथुन लगन बनाया, ठीक है, मिथुन लगन बना दिया। अब मान लीजिए कोई भी हमने यहां पर बना दिया 9 10 11 12 1 2। अब बृहस्पति जो है वो हमारा लगन कुंडली में यहां बैठा था और D9 में फोर्थ हाउस में फिर बैठ गया। अब चूंकि ये भाव वर्गोत्तम है, यहां पे भी ये फोर्थ हाउस है, यहां पर भी ये फोर्थ हाउस है, तो इसको कहते हैं भाव वर्गोत्तम। फोर्थ हाउस का मतलब भाव, तो ये भाव वर्गोत्तम हो गया। क्लियर, सिंपल सा है। मान लीजिए मंगल यहां बैठा है और मंगल यहां बैठा है, दोनों जगह मेष राशि में बैठा है, तो इस मंगल को हम कहेंगे राशि वर्गोत्तम। सिंपल। वर्गोत्तम मित्र राशि में अच्छा फल है, उच्च की राशि में अच्छा फल है, शत्रु राशि में बुरा फल है। वर्गोत्तम से ग्रह की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, वो कई ज्यादा अच्छे शुभ फल भी दे सकता है। शत्रु राशि में है या शत्रु भाव गड्ढे में बैठा है तो अलग मीनिंग हो गया। तो ये सारी चीजें आपको क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। अब आगे चलते हैं, फिर से इसको हम लोग डिलीट करके दोबारा से नया लिखेंगे सो दैट इजीली आपको समझ आए। मैं क्लास में भी ऐसे ही करता हूं, सारा क्लीन करके फिर से समझाता हूं अच्छे से। अब मान लीजिए D1 का 7th लॉर्ड यहां मित्र राशि में बैठा है या उच्च का होके बैठा है उच्च राशि में, तो आपका विवाह सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर लोग ना D9 से विवाह को देखते हैं। अरे भैया विवाह के अलावा सभी पक्ष देखे जाते हैं D9 से, केवल विवाह नहीं देखा जाता, D9 में सभी पक्ष देखे जाते हैं। तो ये हो गया हम हमारे पास। अब ये जब हो गया तो इसको हम आगे कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। ये एक पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए D9 का लगन लॉर्ड, लगन लॉर्ड केंद्र में बैठे, केंद्र ये है, केंद्र ये है, केंद्र ये है, केंद्र ये है, ये त्रिकोण भी है, केंद्र भी है। अगर D9 का लगन लॉर्ड केंद्र में बैठा है तो विवाह आराम से हो जाएगा। अपने को कोई रेमेडी नहीं करनी, बिना रेमेडी के टाइमली वी विल गेट मैरिड। ठीक है, तो ये इजी चीजें हैं जो हमें सीखनी है और समझनी है। बिना आत्मा को जाने D1
कुछ का कुछ रिजल्ट बता देता है। हम सिर्फ D1 को ही देख के इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब आगे है कि अगर आपका D9 में कहीं पर भी शनि भगवान वक्री हैं तो आपको कष्ट साध्य यश मिलेगा। यानी जीवन में पहले कष्ट आएगा, फिर आप जीवन में तरक्की करेंगे। शनि महाराज मेहनत मांगते हैं। इफ यू आर डूइंग द हार्ड वर्क देन इन दैट केस डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। इजी वे ऑफ फॉलोइंग द प्लैनेट्स। वक्री ग्रह, खास तौर से शनि की व्याख्या बता रहा हूं, जहां लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि संपत्ति मेरी हड़पी जाएगी कि नहीं हड़पी जाएगी, क्या मेरी संपत्ति कोई हड़प लेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। फिर ये है कि आपको क्या जीवन में सफलता मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा, इतनी इजीली जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। फिर हम ये पढ़ेंगे कि 64th नमांशा क्या होता है। उसमें 64th नमांशा में पापी ग्रह गोचर करे तो वो पीड़ा देगा, ये पक्की बात है। गोचर में पापी ग्रह पीड़ा देगा। मान लीजिए किसी का 64th नमांशा 5th हाउस बन गया, और पापी ग्रह कौन से होते हैं? पापी ग्रह होते हैं मंगल, राहु, केतु, शनि। जब भी ये 64th नमांशा में गोचर करेंगे, ट्रांजिट होगा, तब आपको पीड़ा प्राप्त होगी। अगर ये 64th नमांशा, तो 64th नमांशा आपको निकालना समझाया जाएगा बड़े अच्छे से। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए और अच्छी चीज समझिए। मैं इसे पहले मिटा देता हूं सो दैट नो कंफ्यूजन। अब आपको क्या होता है कि हम लोग मंगल और शुक्र को शुभ युति नहीं मानते। जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूं ना, तो मैं ये कहता हूं जन्म जन्म का साथ, 7 जन्मों का साथ, नाड़ी ये कहती है। लेकिन ये लोग बहुत सारे इसको क्या लेते हैं, लव अफेयर लेते हैं। लव अफेयर में यूज होता है ये। ऐसे लोग, ज्यादातर लोग लव अफेयर में पड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। ठीक है, मैरिटल अफेयर हो जाता है। ये सब चीजें अलग है। लेकिन हमें जुपिटर से पता है कि जुपिटर हमको लव अफेयर कितने देगा, या जुपिटर हमको अनलिमिटेड लव अफेयर दे देगा। दैट विल आल्सो आई टीच यू कि जुपिटर हमको लव अफेयर देता है, जबकि ये शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के बावजूद भी ये हमको जो है बहुत ज्यादा लव अफेयर देगा। अब आते हैं एक और अच्छे पॉइंट के ऊपर। मान लीजिए आपके पास कोई आया, आपने उससे प्रश्न किया कि साहब आपको संस्कृत आती है? उसने कहा नहीं आती। तब आप ये कह सकते हैं ये कुंडली गलत है। वो मैं सिखाऊंगा, उसको बोलते हैं बीटीआर। बीटीआर का मतलब होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है। आपने उससे पूछा क्या आपको संस्कृत आती है? उसने कहा नहीं आती। तो जो चीज आपने देखी थी D9 के अंदर, वो चीज आपको गलत दिख गई, तो आप उसका टाइम 5 मिनट प्लस माइनस करके कुंडली को चेंज कर सकते हैं। उससे उसकी डिग्री और वो प्लेनेट जो जहां दिख रहा था वो वहां नहीं दिखेगा। मान लीजिए बृहस्पति यहां था, तो फिर वो यहां आ जाएगा या यहां आ जाएगा, तो वो अपनी जगह हिल जाएगा। या शुक्र यहाँ है, या मान लीजिए राहु यहाँ है, तो अपनी जगह से वो थोड़ा सा हिल जाएंगे, 5 प्लस माइनस। फिर आपको पास्ट लाइफ सिखाई जाएगी। एक मैंने अभी एक पिछली 1-2 क्लास से शुरू की है, पहले नहीं पढ़ाता था, कि पूर्व जन्म से आप क्या संस्कृत का ज्ञान लेकर आए हुए हैं। हाउ टू सी, हाउ टू चेक। या कोई कहे जी मुझे गाना गाना बड़ा अच्छा लगता है, आप कैसे बता सकते हैं किसी को कि आप बाथरूम सिंगर नहीं है, आप अच्छा गाना गा सकते हैं? जो आप पूर्व जन्म से लेकर के आए हुए हैं। तो पूर्व जन्म का प्रभाव कैसे लाए हैं, उसी से हम बीटीआर की तरफ जाएंगे। बीटीआर की तरफ कहां जाएंगे? हम पूर्व जन्म के कोरिलेशन से जाएंगे। वो सिखाऊंगा क्लास के अंदर कि आप पूर्व जन्म की क्या क्वालिटी लेकर के आए हैं।
वो स्पेसिफिकेशन चीज होती है, हर एक के लिए नहीं होता। वो पूरे 7 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, एक होता है राशि तुल्य नमाज, दूसरा होता है नमाज तुल्य राशि। इसका जो संबंध है, इसका जो संबंध है उसको साउथ के अंदर ध्रुव नाड़ी कहा जाता है, ध्रुव नाड़ी कहा जाता है। ये बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगा। और यही मेन चीज है कि हमें कैसे देखना है इसको, इस रिलेशनशिप को कैसे समझना है, वो हमने जानना है इसके अंदर। फिर क्या है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो जो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब D9 से ये चेक करेंगे क्या मेरे को रेमेडी लगेगी। एक पॉइंट आता है तुरंत लगेगी, टाइम लगेगा, तीसरा आता है सॉरी टू से आपको अपनी कर्म गति भोगनी है, कर्म गति भोगनी है, वो आपको D9 से पढ़ाया जाएगा। रेमेडी लगेगी, उसके 3 भाग हैं, तुरंत लगेगी, टाइम लगेगा, या सॉरी टू से वाली बात है कि आप अपनी कर्म गति भोगेंगे। बात क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे एक और अच्छी चीज बताते हैं। अब देखिए, अब इसको एक सेकंड मिटाने दीजिए, मैं एक अच्छी चीज लेकर आके आपको बताता हूं। 9 यहां मान लीजिए हमने मेष लगन लिखा, आप देखिए ध्यान से समझ लीजिए। मैरिज के कई सारे योग हैं, सक्सेसफुल रहेगी या खराब रहेगी, या वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब मान लीजिए ये यहां पर आ गया, ठीक है, कौन आ गया? मंगल। मेरे को मंगल लिखना था महाराज, मैंने यह लिख दिया। मंगल 3rd हाउस में, लग्नेश तृतीय भाव में अर्थात पराक्रम के भाव में। बहुत अच्छी बात है, जातक के अंदर बहुत अच्छा पराक्रम है, कोई बात नहीं, लग्नेश मजबूत है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहां पर बना दिया टॉरस, और मंगल मैंने यहां बिठा दिया। अब आपने कहा जी लग्नेश तो नवमांश में उच्च का है। हाँ जी बिल्कुल उच्च का है, इसके फल बहुत अच्छे होंगे। ऐसे कैसे फल अच्छे होंगे? ये राशि जो 10 नंबर राशि है, यानी मकर राशि, जहां मंगल D1 में बैठा है, वहां से देखिए राशि 8वीं है। 8वां संबंध ट्रांसफॉर्मेशन का संबंध बन गया। ये शुभ नहीं है। मंगल उच्च का आप सोचो कि बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, सॉरी टू से, ये चीज है। अब आपके साथ इसी चीज को मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं। ये इसका स्वामी 7th लॉर्ड का बना शुक्र, क्लियर है? अब ये शुक्र मान लीजिए यहां लगन में आ गया, अजी बड़ा अच्छा योग है, अजी खाक अच्छा योग है। इसमें क्या मीनिंग होगा, और अभी जो मैंने मंगल का मीनिंग बताया उससे कोरिलेट करना सीखें। इसकी शादी में स्टार्टिंग में शुभत्व प्राप्त होगा, बाद में लड़ाई झगड़ा होगा। देखो 7 नंबर राशि से ये राशि 2 नंबर राशि जो है वो 8वीं है। वो अलग बात है, लगन में आके बहुत अच्छा राजयोग बनाया ना मंचम में, बट ये संबंध लगन कुंडली में जो राशि थी वो 8वें स्थान पर पड़ी तुला से, और ये मेष राशि से द्वितीय भाव मार्केश भी है। ये कैसे आप भूल गए? तो विवाह का प्रारंभ सुख में होगा, बाद में कष्टकार होगा। जबकि आपने देखा शुक्र भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। ऐसे नहीं होता, उसको बारीकी से देखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए हमको। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग D10 के ऊपर।
जैसे हम लोग D1 कुंडली को अलग से पढ़ते हैं, कैसे अलग से पढ़ते हैं मैं बताता हूं आपको एक छोटे से एग्जांपल से। मैंने जन्म लिया, मेरे मम्मी पापा, एक परिवार में मेरा जन्म हुआ, दूसरा भाव वाणी का होता है, तीसरा घर मेरे छोटे भाई बहन, चौथा चौथा भाव मेरा एजुकेशन के अंदर मेरा कितना लगाव है, मेरी मम्मा का कितना प्यार है, पांचवा घर मेरी एजुकेशन, मेरी इंटेलिजेंसी, छठा घर मेरा कंपटीशन, सातवां घर मेरी मैरिज, आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन, नौवां घर धर्म का यानी मेरे बायोलॉजिकल फादर भी हैं, दसवां घर मेरा कर्म क्षेत्र का, जॉब का, 11th लॉ का, 12वां हानि का या फॉरेन जाने का। जैसे हमने D1 पढ़ा ऐसे ही हमें D1 D10 जो है डिफरेंट वे में पढ़ना होता है, डिफरेंट वे में ऐसे नहीं पढ़ा जाता। D10 D10 अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी दिखाता है। बात क्लियर? तो पूरे 12 भाव पढ़े जाएंगे। फिर इस 12 भाव में D10 का ये 10th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इस 10th हाउस को 12 भाव से लिंक करा जाएगा, 12 भाव से लिंक करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। इफ 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, अगर किसी का D10 में 10th हाउस का स्वामी ग्रह लगन में बैठा है तो इसका अर्थ होता है कि जातक सेल्फ मेड है, उसे किसी की सपोर्ट नहीं मिली, उसने सेल्फ से अपने जीवन में संघर्ष से आगे बढ़ा है, ये मीनिंग होता है। तो इसी तरह सभी भावों के अंदर आपको D10 का बताया जाएगा। ठीक है। और एक अच्छी चीज मैं बता देता हूं, चाहे D1 हो, D10 हो, D9 हो, कोई भी हो, केंद्र भाव का केंद्र ये होता है, केंद्र का अर्थ होता है सुख, और त्रिकोण ये है, त्रिकोण का अर्थ होता है वृद्धि। तो जितने ग्रह केंद्र और त्रिकोण में आएंगे उतना सुख और वृद्धि की तरफ लेकर के जाएंगे। अगर केंद्र में ज्यादा ग्रह आ गए तो सुख प्राप्त होगा, इस जन्म में सुख की तरफ जाएंगे, लेकिन उसे देखना कैसा है हम लोग देखते नहीं है। हम लोग ने सिर्फ ये सुन लिया सुख प्राप्त होगा, तो पीएससी कौन देखेगा? पीएससी नहीं देखते। पीएससी का मतलब होता है पोजीशन, ग्रह किस पोजीशन में बैठा है, एस्पेक्ट कैसा आ रहा है उसके ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट है, और किसके साथ बैठा है, कंजक्शन। बुरी संगत के साथ बैठा है तो ग्रह बुरा फल दे देगा। साथ में ये भी समझना जरूरी होता है, हमने कह दिया आपसे सुख है तो आपने सुख मान लिया। अब किसी के बुध के साथ जो है वो मंगल भी बैठा है और राहु भी बैठा है या मान लीजिए केतु बैठा है, तो भैया संगत तो खराब है। आपने कहा जी बुध से सुख मिलेगा, क्या खाक सुख मिलेगा? संगत ही नहीं है उसकी ठीक। तो हमको बारीकियां D1 में भी देखनी है, यही चीज D9 में भी और D10 में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है। अब मान लीजिए D10 का ये 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए। लॉर्ड जो है यानी कौन? 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड जो है 10th हाउस में बैठ गया, इसका मतलब होता है सिंपल सा कि आप जीवन के कार्य क्षेत्र के प्रवेश में थोड़ा डिले होंगे। अब मान लो 24 साल का लड़का खूब मेहनत कर रहा है, जब तक वो 28-29 को पार नहीं कर लेगा लाइफ में उसको तब तक स्ट्रगल करना है, लेकिन जब वो आएगा बहुत अच्छे तरीके से आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक और चीज को बदल देते हैं। मान लो D10 का 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, गड्ढे में चला गया, 8th हाउस में चला गया। कोई भी ग्रह हो, XYZ एनी प्लेनेट, आपने जितने काम धंधे किए सक्सेस नहीं पाई, आपने जितनी नौकरी की सक्सेस नहीं पाई, तो भैया आपको वरदान है ऑकल्ट साइंस के अंदर आने का। ऑकल्ट साइंस क्या होता है? टैरो कार्ड रीडिंग कर लीजिए, न्यूमरोलॉजी कर लीजिए, वास्तु कर लीजिए, ज्योतिषाचार्य बन जाइए, केपी एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, लाल किताब कर लीजिए, या आप नाड़ी पढ़ा दीजिए, पढ़ लीजिए, वो प्रोफेशन कर लीजिए। क्योंकि 8वां घर जो होता है ऑकल्ट का होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, ये मीनिंग हो गया। लेकिन यहां पर जब मैंने कहा कि इधर आए तब भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन कोई कहे जी मेरे को पसंद ही नहीं है,
10th लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस, वो कहता है जी मेरे को नहीं पसंद है ज्योतिष फतिश करना, मैं नहीं करूंगा टैरो कार्ड रीडिंग। 8th हाउस का मतलब होता है हिडन। हिडन कुछ नहीं है भैया, तू सीसीटीवी कैमरे की दुकान खोल ले, स्पाई कैमरा की दुकान खोल लो, सिक्योरिटी एजेंसी खोल लो, ठीक है ना। आजकल लोग स्पाई एजेंसी से वो लेते भी हैं शादी ब्याह के लिए, लड़का ठीक है या लड़की ठीक है इसके बारे में पता करके या बताइए, जासूसी एजेंसी। हिडन एक्टिविटी है ना 8th हाउस, तो आप हिडन एक्टिविटी कर लो, मत करो। किसने कहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी करनी है? मीनिंग बदल जाता है। बाकी बहुत अच्छे डिटेल में मुझे क्लास में तो पढ़ाना है, क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उंगली पकड़ के, कोई इग्नोर नहीं होता। हर एक मैं नॉर्मली 2 बारी जरूर बोलता हूँ हर लाइन को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि हम देखेंगे कि क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं। लोग आपसे पूछने आएंगे कि मैं बिजनेस कर सकता हूं? हाँ जी कर सकते हैं। हमें पूर्ण परमात्मा ग्रह देखने हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, ये बताएंगे हमें। पूर्ण परमात्मा ग्रह बताएंगे कि क्या मैं व्यापार कर सकता हूं। सूर्य से भगवान राम, चंद्रमा से श्री कृष्ण, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वाराह अवतार, ये पूर्ण परमात्मा ग्रह हैं। पूर्ण परमात्मा ग्रह जितने ज्यादा D10 के अंदर अच्छी स्थिति में होंगे, आप व्यापार में उतने सक्सेसफुल होंगे। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं आपका इमोशंस, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, ठीक है, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व क्या होता है? जैसे जल हो गया, अग्नि हो गया, आपका जो है वायु हो गया, आकाश हो गया। अगर मुझे एम्प्लॉय रखने हैं ना तो मैं जल तत्व वाला रखूंगा। जल तत्व वाले पता क्या करते हैं? घर पे भी ऑफिस की फाइल ले आएंगे, घर पे भी ऑफिस की टेंशन लेके घूमेंगे। जल तत्व वाले कार्य से जुड़े रहेंगे सदैव। अग्नि तत्व वाले इंटेलिजेंसी से करेंगे। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है काम के रिलेशन में। आप क्या अग्नि तत्व वाले व्यक्ति हैं काम से जुड़े हुए, वायु तत्व वाले हैं या आकाश वाले? मैंने जल की व्याख्या कर दी, बाकी 3 की तो क्लास में ही करनी। जल तत्व वाले इमोशन से कार्य क्षेत्र में रहेंगे, हर समय काम ही जुड़ा रहेगा उनके दिमाग में। घर पे भी आएंगे, वाइफ बेचारी परेशान हो जाएगी इनकी, भैया ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आओ, यहां मत लाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी चीज बताता हूं, यहां पर काल पुरुष कुंडली से ये 10 नंबर आया ना, ये 10 नंबर का हमने D10 बनाया, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 10वें भाव की। तो ये राशि कौन सी है? मकर राशि। तो D10 में हमें मकर राशि को बड़ा सावधानी पूर्वक देखना है। मकर राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि D10 यानी के अंदर ये जो बना है वो D1 का एक्सपेंडेड फॉर्म है, और काल पुरुष कुंडली से जो 10वां अंक है यानी मकर राशि है, ठीक है, उसको हमें D10 के अंदर बड़े विस्तृत रूप से देखना होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम D2 पढ़ेंगे। D2 यानी होरा। होरा बोला जाता है D2 को। ये हमारे को संपत्ति के बारे में बताता है कि हमारे पास संपत्ति कितनी होगी, क्या मैं इस जन्म में अच्छी संपत्ति रखूंगा। मेरे पास एक बिटिया कंसल्टेंसी के लिए आई, उसकी नई नई शादी हुई थी, 4 महीने हुए थे। तो मैंने कहा आप बेटा जॉब करते हो ना, तो आपको जो है अपनी सैलरी ससुराल में शेयर करनी पड़ेगी, ये मैं पहले बता रहा हूं, नहीं करोगे तो झगड़ा निश्चित होगा। यानी यहां तक बताया जा सकता है कि यू हैव टू शेयर द अमाउंट, और आप कितनी प्रॉपर्टी गेन करोगे। अब इसमें क्या होता है, 2 ही होरा होती है, एक सूर्य की होरा होती है, दूसरी होरा चंद्रमा की होरा होती है। क्लियर है? 2 ही होरा होती है। और 9 ग्रह, 9 के 9 ग्रह, एक सेकंड में बड़े अच्छे तरीके से ना इसको 2 जगह समझाता हूं।
यहाँ पे भी इसको D2 कर देता हूं। ये सूर्य की हो रहा हो गई, यहाँ चंद्रमा की हो रहा हो गई। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ 5 नंबर लिखा है तो 4 यहाँ आएगा, यहाँ 4 लिखा है तो 5 नंबर यहाँ आएगा। 9 के 9 ग्रह इन दोनों हाउसेस में डिवाइड होंगे, पूरे 9 के 9 ग्रह। ठीक है, अब सूर्य की होरा में मान लीजिए 5 ग्रह आके बैठ गए। जीवन में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको, ये याद रखना। अगर 5 ग्रह बैठे हैं, चेक कर लो अपनी कुंडली में, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या 5 ग्रह बैठे हैं? नंबर 1। नंबर 2, सूर्य में मान लो सूर्य की होरा में चाहे 3 ग्रह बैठे हैं या 4 ग्रह बैठे हैं, उनमें से किसी ग्रह की दशा आई जो सूर्य की होरा में बैठे थे, आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत समझा, सूर्य में खड़े होकर देखो ना कितना पसीना आता है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझो ना नेचर से। अगर सूर्य की ओरा में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा है तो समझो मेहनत करनी है। अब आ जाइए, चंद्रमा की होरा में ग्रह बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, उसकी दशा आ जाए। अगर किसी की चंद्रमा की होरा में बैठे ग्रह की दशा है, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, पितरों को प्रसन्न करे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक रेमेडी है। चंद्रमा की होरा में बैठे ग्रह की दशा में हमारे पितर हमारे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और यहां कड़ी मेहनत है। सूर्य की होरा में कड़ी मेहनत है, ठीक है, और पितर हेल्प करते हैं। और किसी की मान लीजिए चंद्रमा की होरा में कोई ग्रह बैठा है तो सिंपल सी बात है, श्राद्ध चल रहे हैं, वो उनसे और अच्छी ब्लेसिंग ले सकता है। बात क्लियर? इस तरह से हम लोग जो है कर सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छी चीज बताता हूं अध्यात्म की। D2 की होरा जो है ना, वो अध्यात्म में बहुत अच्छी चीज भी बता देती है। अब आप देखिए कैसे, यहाँ सूर्य की होरा है, यहाँ चंद्रमा की होरा है। इसका मालिक सूर्य यहाँ बैठ गया और चंद्रमा का मालिक सूर्य की होरा में बैठ गया। क्लियर है? एक्सचेंज ऑफ हाउसेस हो गया D2 में। इसको एक और अच्छे तरीके से ऐसे समझो, आपने देख लिया, अब मैंने एक बनाया, अब मैंने कहा कि यहाँ 5 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, यहाँ सूर्य बैठा है। एक्सचेंज ऑफ हाउस हो गया। अगर ऐसा है, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आप पा जाएंगे, क्योंकि मन और आत्मा का एक्सचेंज हो गया है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनसो जातस्य, मन और आत्मा का हाउस एक्सचेंज हो गया है। अगर आप परमात्मा को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पाना चाहते हैं, होरा वाले कुंडली से मैं ये भी बता दिया करता हूं, ठीक है, ये चीज भी सिखाता हूं, मैंने सिखा दी, ये चीज मैंने क्लास में भी सिखानी है। क्लियर है? अब ये आगे मैं बता रहा हूं, ये क्लास आपकी स्टार्ट होगी मंडे को। मंडे को जो स्टार्ट होगी वो होगी 8:30 से 9:30 क्लास रहेगी रात को PM, और ये डेली क्लास होगी। डेली का मतलब है 5 क्लासेस का कोर्स है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब मिलेगी आपको, जो अभी मैं करूंगा इस यूट्यूब फॉर्म में। ये जो यूट्यूब फॉर्म मिलती है आपको, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहती है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रह जाएगी यूट्यूब। ऐसा नहीं है मैं डिलीट कर दूंगा या कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेंगी, 5 क्लासेस हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि मेरे को तो इजी वे में पढ़ाना है। अनम्यूट करके एनीवन कैन रेज ए क्वेश्चन, कैन आस्क हिज क्वेरी रिलेटेड विद द कोर्स। हाँ, फीस तो बताना मैं भूल ही गया, मेरी गलती है, आई मेड अ मिस्टेक, वन शुड एडमिट इट। 2,111 इसकी फीस है, सिंपल अमाउंट है, फीस 2,111 सिंपल, ठीक है। तो अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, वो मेरे से पूछ सकता है, अनम्यूट करके अपने आप को अनम्यूट कर ले तो वो मेरे से पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेरी या क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।